नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी के साथ। और मेरे और स्टेट मिरर हिंदी के साथ आज के खास कार्यक्रम के विशेष और जाने पहचाने मेहमान हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी, जेएस सोढ़ी। बात ईरान, इजराइल, अमेरिका। अब तक ये जंग के पार्ट थे और इसमें अब कूद गया है पाकिस्तान और चीन। क्या भारत पिछड़ गया? सर, बहुत बड़ा सवाल है। कयामत की रात तो आ नहीं पाई, लेकिन भारत में कोहराम मच गया है। जब से ये आ रहा है कि ये कयामत की रात टाली है, तो उसमें पाकिस्तान या चीन, इनका बहुत बड़ा हाथ है। दो देश हैं सर, दोनों ही हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, चाहे वो चीन हो और पाकिस्तान। ये सर क्या बैठे बिठाए बाजी मार गए? जिस पाकिस्तान को हम बुज़दिल, छोटा, भिखारी, अमेरिका का दास कहते हैं, वो पाकिस्तान का खेल गया सर। पहला सवाल कि सर, कयामत की रात आपने पहले ही तय कर दिया था 3 दिन पहले कि ये नहीं आएगी। उससे पहले अमेरिका घुटने टेक देगा, क्योंकि अगर 2 महीने से एक दिन ज्यादा भी ये युद्ध आगे बढ़ता या खिंचता तो ट्रंप हिल जाते, कुर्सी छोड़नी पड़ती, बवाल हो जाता। स्वागत है सोढ़ी साहब। आपकी बात सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक भी, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं आपकी वीडियो को देखते ही। सब जुड़े हुए, सबका स्वागत है। हमारी आपकी बातचीत पे जो कमेंट करना चाहते हैं संतुलित भाषा में करें सर। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा जय। सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। इस ईरान युद्ध में अगर कोई सैनिक तौर पे जीता तो वो था ईरान, कोई आर्थिक तौर पे जीता वो था रूस, और अगर कोई कूटनीतिक तौर पे जीता वो था पाकिस्तान। अब ईरान की सैनिक विजेता के बारे में तो हमने कई बार आपके शो पे डिस्कस किया, कैसे ईरान ने अपने आप को इस युद्ध के लिए तैयार किया 47 साल से। रूस आर्थिक तौर पे क्यों जीता? क्योंकि रूस के तेल पे जो प्रतिबंध थे वो सारे अमेरिका ने हटा दिए, तो रूस को तो बैठे बैठे बिठाए पैसा मिल गया। जो कि रूस पे इतना प्रतिबंध था 4 साल यूक्रेन युद्ध से, वो सारा खत्म हो गया। और पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पे बहुत बड़ा विजय होकर निकला। देखिए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, जब दो देश की लड़ाई या दो इंसानों की लड़ाई आपस में होती है तो मध्यस्थता करने के लिए कई लोग या कई देश आगे आते हैं। ये दुनिया का नियम है, दुनिया की प्रक्रिया है। और किस देशों को मध्यस्थता करने की अनुमति दोनों लड़ने वाले देश या दोनों लड़ने वाले आदमी देते हैं? वो उस देश को देते हैं जिन पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। हमारे देश में जब एक बहुत बड़े व्यापारी खानदान के मुखिया के देहांत हुआ तो दोनों बेटों के बीच में बहुत लड़ाई हुई पैसे और जायदाद को लेके। तो एक बड़े इंडिया के फेमस बैंकर थे, उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराई। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर बिल्कुल रहा सर, क्लियर है, हूं। पूरा देश समझ गया होगा। तो क्या वो बैंकर ने कुछ गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि दोनों पक्षों को उस बैंकर पे भरोसा था, तभी उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए उसे आमंत्रित किया और उसने सफल तरीके से दोनों के बीच में जायदाद का सही सही बंटवारा कर दिया। अब इसी को हम एक बड़े पैमाने पर लेते हैं। दुनिया में कई देश थे जिसके पास अमेरिका और ईरान जा सकते थे मध्यस्थता करवाने के लिए। ये गए किसके पास? पाकिस्तान के पास। क्यों गए? क्योंकि दोनों देशों को पाकिस्तान पे भरोसा था। तो पाकिस्तान जहां एक तरफ आर्थिक तौर से जूझ रहा है, जहां एक तरफ उसके अंदर आतंकवाद भरा हुआ है, उसी दूसरी तरफ पाकिस्तान को दो देशों ने, जिसमें से एक महाशक्ति है, दो देशों ने पाकिस्तान पे भरोसा किया मध्यस्थता के लिए, और देखिए आज युद्ध विराम हो गया। तो डेफिनेटली हमें उस एंगल से देखना चाहिए कि पाकिस्तान कितना सफल हुआ मध्यस्थता कराने में। यह पाकिस्तान की सफलता भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अब उभरा है कूटनीतिक तौर पे, पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाएगा। फायदा कैसे उठाएगा? वो अमेरिका से और हथियार लेगा और पैसे लेगा और ऋण लेगा। रूस, चीन पाकिस्तान को अब ज्यादा समर्थन करेंगे, और जितना पैसा पाकिस्तान में आएगा उसका एक हिस्सा वो आतंकवादियों को देगा जो भारत में कोहराम मचाएंगे। और जिस तरह से मैंने कई बार आपके शो पे आंकलन किया है कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, तो
पाकिस्तान की इस कूटनीतिक सफलता से पाकिस्तान का हौसला और बुलंद हो जाएगा, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है इस मध्यस्थता में। हालांकि चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन पीछे से चीन ने काफी काम किया, खासकर ईरान को समझाने के लिए, क्योंकि चीन और ईरान के आपसी रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इस कूटनीतिक सफलता से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब बहुत देश समर्थन देंगे, चाहे पैसे से चाहे हथियारों से। सर, एक सवाल आ रहा है आपकी बातचीत से। 2030 के बाद आप कह रहे हैं 2.5 या 3.5 वॉर जो है चीन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और हमारे इंटरनल एंटी लॉबी, एंटी इंडिया, ये परेशान कर सकते हैं, युद्ध के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, बार बार ये सब चीज कह रहे हैं। और आप ही हिंदुस्तान में वो फौजी अफसर मिले मुझे कम से कम, जिसने 2 दिन पहले कह दिया था कि ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा और अमेरिका की मजबूरी होगी। और जो अमेरिका बीती रात ये कह रहा था कि हम तबाही मचा देंगे, इतिहास मिटा देंगे सभ्यता का, वो सर अचानक सब कुछ पलट गया। वो भले ही कूटनीति क्या सब रहा, मतलब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को तबाह करने को उधर घोषणा कर रहे हैं और इधर ईरान धबाधब जो है वार पे वार कर रहा था। ये हो गया था सर कल रात को कि अब कोई चांस नहीं है, आज कयामत की रात है। लेकिन मोस्तफा भी सामने नहीं आ रहे थे सर। और जैसे ही अरागची, जेडी वेंस, मुनीर ने 3-4 देशों के बीच घनघोर डिप्लोमेसी की, तो सर कयामत की रात तो कब खत्म हो गई आने से पहले। बड़ी बात है। लेकिन सर जहां तक आपने भी कहा है कि 2030 के बाद भारत पे खतरा मंडरा रहा है 3.5 वॉर का, और पाकिस्तान इसमें बाजी मार गया घर बैठ के डिप्लोमेटिकली, कूटनीति विदेश नीति में वो जीत गया है भारत के सामने। सर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका से 40 दिन टक्कर ले ली अकेले, बिना किसी के मदद के। और अगर मदद हुई भी होगी रूस और चीन की, तो पीछे से हुई है। भारत अगर सर 40 दिन किसी के साथ अपने पड़ोसी की अगर युद्ध से जूझता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन, अगर इसके सामने स्थिति खड़ी होगी, तो क्या भारत सर ईरान की तरह 40 दिन अपने बलबूते निपटने के लिए आज की तारीख में तैयार है सर? संजीव जी, जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने 29 जुलाई 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी देश आधुनिक समय में टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। आधुनिक समय या मॉडर्न एरा शुरू होता है 1500 एडी से। 1500 एडी से लेके 2023 तक जब ये जनरल नरावने ने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि कोई भी देश टू फ्रंट वॉर नहीं जीता है। कुछ दिन बाद 7 अगस्त 2023 को जनरल नरावने ने द प्रिंट में दूसरा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। जो शब्द उन्होंने लेख में इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल करता हूं, दर्शक खुद अगर पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन सब कुछ बदला पिछले 1 साल में। मैं भी काफी समय तक जनरल नरावने के इन दोनों लेखों से मैं एग्री करता था, लेकिन पिछले 1 साल में 2 बड़ी चीजें हुई जिससे कि मैं अब उन लेखों से एग्री नहीं करता हूं। पहला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान को पूरी मदद पीछे से चीन दे रहा था, यह हमारे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रावत सिंह ने 4 जुलाई पिछले साल को एक बयान भी दिया। दूसरी चीज जो 1 साल में हुई वो ये ईरान युद्ध, जो ईरान ने 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को, जिसमें एक महाशक्ति थी, उसको हराया। तो आपके जो प्रश्न का जवाब है वो सीधा और साफ तरीके से ये है कि भारत भी 2 फ्रंट या 3.5 फ्रंट को निपट सकता है। हमारे में वो क्षमता है, हमारे में वो शक्ति है। हमें कुछ चीजें करनी होंगी अगले 4 साल, और वो हमें दिन रात एक वॉर ब्रेकिंग स्पीड से करनी होंगी। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमें अपनी सेना को ज्यादा पैसा देना होगा। शताब्दियों पहले चाणक्य ने कहा था कि किसी देश की सेना की शक्ति उसके तिजोरी कोष से निकलती है। भारत को जो बजट, भारतीय सेना या वायुसेना, नौसेना को, मिलिट्री को जो बजट मिलता है वो सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी है। हमें अगले 5-6 साल तक हमें कम से कम 3% ऑफ जीडीपी चाहिए होगा। दूसरी चीज जो भारत को करनी होगी अगले 4-5 साल में, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी और जिम्मेदारी। ये
ये हर नागरिक को जानना जरूरी है कि युद्ध लड़ना सिर्फ भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की जिम्मेवारी नहीं है। ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है अपने अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में। पिछले साल 23 दिसंबर को जब अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन ने अपनी संसद यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपी चीन के ऊपर, तो उसमें साफ लिखा है कि चीन एक जो शक्ति बना है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच से बना है, यानी सारे नागरिकों ने मेहनत की है चीन को एक बड़ा शक्ति बनाने में। हमारे इसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। हर ओहदे को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना होगा। पिछले साल हमने देखा 8 जनवरी को हमारे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरपाल सिंह ने चिंता जताई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन को कि हमें उस स्पीड से लड़ाकू विमान नहीं मिल रहे हैं। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। अगर चीन एक साल में 240 लड़ाकू विमान बना सकता है, हम 24 लड़ाकू विमान भी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या भारत में बुद्धिमानों की कमी है? क्या भारत में मेहनती लोगों की कमी है? हमारे नागरिक बड़े बड़े एमएनसी के सीईओ हैं, क्योंकि हमारे यहां क्या है, हमारे यहां जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है। और इसके लिए हमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना से सबक और सीख लेनी चाहिए। इन तीनों सर्विसेज में कोई भी गलती होती है उसका तुरंत उसकी जिम्मेदारी तय होती है और जो पनिशमेंट मिलनी है वो मिलती है। इससे एक साफ मैसेज आता है कि कोई लैक्सिटी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। पिछले साल 29 दिसंबर को 27 साल का युवक नोएडा के एक पानी के तालाब में अपनी कार पे खड़ा खड़ा मर गया। पिताजी से गुहार लगाता रहा मोबाइल में, मेरे को बचाओ। उस वाटर बॉडी के बैंक पे एनडीआरएफ के कुछ जवान बैठे थे। जब एक मजदूर वहां से गुजरा सुबह 2:30 बजे, उसने पूछा कि तुम उसको क्यों नहीं बचा रहे हो? उन्होंने कहा पानी ठंडा है। क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? अगर यही वहां भारतीय सेना के सैनिक होते, चाहे पानी ठंडा है या गर्म है, चाहे पानी के अंदर सांप है या दूसरे जानवर है, क्या पानी के अंदर वीड्स हैं, भारतीय सेना का सैनिक कभी नहीं सोचता, वो सीधा कूदता उस 27 साल के युवक को बचा के लेके आता। क्या जो एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी को नहीं किया, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई? जितना मैंने रिसर्च किया मेरे को कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने ये 2 उदाहरण दिए। हमें एज अ देश हर ओहदे में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। और तीसरी बड़ी चीज, हमें करप्शन खत्म करना होगा। जो करप्शन हमारे देश में जगह जगह पे है, वो फाइलों को उस स्पीड से मूव नहीं करने देता है जिस स्पीड से चीजें चाहिए। भारत के सामने 1947 से लेकर अब तक सबसे बड़ी चुनौती आने वाली 2030 के बाद कभी भी, जब 3.5 फ्रंट वॉर होगी। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी जो हमने 5 अगस्त 2024 से पहले नहीं की थी। आधा फ्रंट, जो कई लोग हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, उसके बारे में 4 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत जो भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे उन्होंने साफ किया है। तो ये 3.5 फ्रंट वॉर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 1947 से। चीन पाकिस्तान तो हम पे युद्ध करेंगे, वो तो हमारे हैं ही कट्टर दुश्मन। मैं 1 मिनट और आपसे चाहूंगा, मैं जो ये हाफ फ्रंट का जिक्र करता हूं, ये हाफ फ्रंट किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। ये हाफ फ्रंट वो लोग होते हैं जो पैसे के लिए अपने देश को बेचते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि दर्शक समझ जाएंगे। 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने फैसला किया कि ब्रिटेन पे हमला करेगा, तो उसने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सी लायन। और ये ऑपरेशन सी लायन सितंबर 1940 में शुरू हुआ। कुछ महीने पहले जनवरी 1940 में नाजी पार्टी ने एक इंसान को कॉन्टैक्ट किया लंदन में, उसका नाम था डॉक्टर फ्रांस सिक्स। उसको बेशुमार पैसा दिया गया और उसको बोला गया कि वो 6 कमांडो यूनिट खड़ी करे। डॉक्टर फ्रांस सिक्स ने 6 कमांडो यूनिट खड़ी की ब्रिटेन के बड़े बड़े शहरों में, लंदन, ब्रिस्टल में, ब्रिमिंघम में। और उसको आदेश थे कि जब जर्मनी के सैनिक ब्रिटेन के तट, समुद्री तट पे पहुंचेंगे, तो ये 6 कमांडो यूनिट्स को एक्टिवेट करेगा और ब्रिटेन के 6 बड़े शहरों में आतंक मचाएगा। और उसे एक लिस्ट दी थी 2300 ब्रिटिशर्स की
जिसमें प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का नाम भी था कि उन्हें मारा जाएगा। लेकिन मुकद्दर की बात है कि ब्रिटेन की समुद्री तट पे जर्मनी की सेना पहुंची नहीं, ऑपरेशन सी लायन विफल हो गया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में और एलाइड फोर्सेस के सैनिक जर्मनी के सेना मुख्यालय में गए, उन्होंने फाइलें जब्त की। ये सारा बात जो मैंने की डॉक्टर फ्रांसिस की, ये उन फाइलों में लिखी हुई थी। तो हमारे यहां भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं, जो कि जब युद्ध होगा ये सामने आएंगे, जिसे मैं हाफ फ्रंट कहता हूं। तो भारत के सामने 1947 से जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो 3.5 फ्रंट वॉर होगी। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, हमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सेना के लिए रक्षा बजट में इजाफा करना होगा और हमें करप्शन बिल्कुल खत्म करनी होगी ताकि चीजें तीव्र स्पीड के साथ मूव करें। सुंदर सिंह सोढ़ी साहब, जब आपकी बातचीत से तो क्लियर हो गया है कि जिस पाकिस्तान को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जिस पाकिस्तान को हम बहुत छोटा मानते हैं, जिस पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न हम अभी तक मना रहे हैं, वो पाकिस्तान विदेश नीति, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य रक्षा नीति के नजरिए से फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग में घर बैठे अपनी छत पे ताली बजा के जीत गया है और भारत पिछड़ गया है। उपराष्ट्रपति वेंस हंगरी से फोन पर लगातार काम कर रहे थे, कयामत की रात से ठीक पहले पाकिस्तानियों से बात कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे दिन ट्रंप और उनकी टीम के साथ जुटे रहे बातचीत में। सब लगे हुए थे एक दूसरे के साथ, और जब कयामत की रात शुरू होने वाली थी उससे ठीक पहले 3-4-5 घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक्स पे, ट्विटर पे अपनी शर्तें इन देशों के साथ जो थी वो पब्लिश करते हैं, ट्वीट करते हैं और अपील करते हैं कि इन शर्तों को मानिए और शांति करिए, और वो मान ली जाती है। साहब, इस पूरे शांति समझौते के चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में आप मानेंगे कि भारत जो है वो महाभारत के अभिमन्यु की इसी हालत में आ गया, जिसे सब दरवाजे पता है, जानता सब कुछ है, लेकिन जश्न कौरवों की सेना में मनाया जा रहा है। भारत चूक गया है सर, सीधे तौर पे कहा जाए, कम शब्दों में। आप सहमत हैं या नहीं? संजीव जी, देखिए, भारत के लिए एक सुनहरा मौका था जब ये युद्ध चल रहा था। दुनिया के सारे देश अमेरिका के खिलाफ हो गए थे, यहां तक कि नाटो के देश भी अमेरिका के खिलाफ हो गए थे। कई नाटो देशों ने अपनी जमीन और हवाई स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बयान दिए। जब किसी पे आपदा आती है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो दिग्गज लोग हैं वो उसके बारे में बोलेंगे कुछ। जब किसी के घर में कोई आपदा या दुख का समय आता है तो बहुत जरूरी हो जाता है जो घर के बड़े लोग हैं वो मिलके या फोन पे कन्वे करें कि आप पीड़ित लोगों के साथ में हैं। हमने थोड़ी डिले किया। जब युद्ध हुआ हमने थोड़े दिनों बाद अपना स्टेटमेंट जारी किया। जब पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हो गई, जब ईरान के उस स्कूल में 185 लड़कियों की मौत हुई, उसका ट्वीट हमने थोड़े दिनों बाद किया। जब ईरान के युद्ध पोत को श्रीलंका के पास डुबाया गया, जो भारत में आया था नौसैनिक अभ्यास के लिए, हमने उस पे आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वो तो हमारा मेहमान था। जब तक वो ईरान नहीं पहुंचता वो तो हमारा मेहमान था। तो इन चीजों से डेफिनेटली जो हम एस्पायर कर रहे थे एक ग्लोबल पावर बनने के लिए, उस पे झटका तो जरूर लगा है और ये हकीकत। और जिस तरह से अमेरिका ने हमें इन्वॉल्व नहीं किया मध्यस्थता के लिए, जबकि हम कहते रहे कि जी हमारे सारे खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इजराइल के साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तभी हमें नहीं इन्वॉल्व किया। तो ये तो एक झटका तो हमारे लिए है ही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब भी हमारे पास बहुत चांसेस हैं। अब भी हमें जो सबसे बड़ा सुनहरा चांस है वो है हमारे पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप है 2026 की। अब जब भी शिखर सम्मेलन होता है, हमें एक प्रस्ताव मूव करना चाहिए कड़े शब्दों में। जो भी ये कार्रवाई हुई है हमें उसको कड़े शब्दों में उस प्रस्ताव में लिखना चाहिए, और बाकी ब्रिक्स के देश तो हमारा हामी भरेंगे क्योंकि सारे ईरान के साथ खड़े हैं। तो हमारे पास एक सुनहरा मौका अब भी है
जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा इस साल। तो नहीं सर, ये सब डैमेज कंट्रोल की बातें हैं, सब ब्रिक्स जब आएगा तब होता रहेगा। फिलहाल जो है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर वन पाकिस्तान जीत गया है कूटनीतिक लड़ाई, इसमें बिना कुछ करे धरे। जैसे मैं कह रहा था कि छत पे अपनी ताली बजा बजा के वो बाजी मार ले गया और हम सोचते ही रह गए पता नहीं हमारी कितने बड़े स्तर की, कितनी बड़ी, कितनी गोपनीय, कितनी जमीन के अंदर कितने 100 किलोमीटर छिपी हुई कूटनीति, विदेश नीति है जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। 40 दिन में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े जंग में पाकिस्तान जो कहीं नहीं था, जिसको हम कुछ नहीं मानते, वो काम कर गया है और अब दुनिया पाकिस्तान का नाम ले रही है कि समझौता पाकिस्तान ने कराया, सेहरा पाकिस्तान के। क्या सर पाकिस्तान अपने दम पे, अपने बलबूते इतना वजनदार हो गया दुनिया का देश, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती उनकी है, दांत काटे, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत, आना जाना उठना बैठना, वो ट्रंप को भारत नजर नहीं आया? या भारत ने ऐसी हरकतें की कि ट्रंप को विश्वास नहीं हुआ कि भारत को लिया जाए और पाकिस्तान को इसका श्रेय, सेहरा बंधवा दिया चीन ने, अमेरिका ने? और इसमें क्या सर चीन का भी पीछे से सपोर्ट रहा होगा पाकिस्तान के लिए? संजीव जी देखिए, एक किताब है जो 2012 में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसके लेखक क्या हैं, डेनियल मार्क। उन्होंने बड़े आंकड़ों तथ्यों के साथ लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ सकता है। और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में एक ही देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां, अमेरिका, रूस और चीन, और वो देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अपने जो उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसको बड़े दिमाग से इस्तेमाल किया तीनों महाशक्तियों की गुड बुक्स में या राइट साइड में होने के लिए, और तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ। तो जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान की सफल नीति है कि वो तीनों महाशक्तियों के साथ है। अंदर से वो आर्थिक कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके अंदर आतंकवाद भरा हुआ है, लेकिन उसे तीनों महाशक्तियों का समर्थन है। उसे जब जब पैसा चाहिए होता है उसे पैसा मिल जाता है। थोड़ी साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है, ओपन है ये बाजार में, दुनिया में, कि चीन ने पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ मिलकर जो अहम भूमिका निभाई है इस शांति समझौते के लिए, सीज फायर के लिए 2 हफ्ते के, ईरान को बातचीत के लिए तैयार चीन ने करवाया है पाकिस्तान से। इसमें क्या विश्वास किया जा सकता है सर ट्रंप के दावे में? और क्या वाकई में इसमें दम है? आपको क्या नजर आता है एक भारत के थल सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल होने के नाते? क्योंकि सर ये कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स, सैन्य और रक्षा से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल, मेरे को इस बयान में, ट्रंप के बयान में पूरा यकीन है, क्योंकि जैसे मैंने शो के शुरू में भी कहा कि चीन ने पर्दों के पीछे छुप के ईरान के साथ पूरी बातचीत की, ईरान को बातचीत के लिए मनाया, क्योंकि ईरान तो बातचीत के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था युद्ध वो जीत रहा है, पलड़ा पूरा ईरान की तरफ है। जैसे मैंने कई बार आपके शो में कहा, ईरान के पास दो सबसे बड़े एडवांटेज थे, टेरेन का और टाइम का, ज्योग्राफी का और समय का। तो ईरान को तो कोई जंग जल्दी खत्म करने की जरूरत थी नहीं। जल्दी खत्म करने की जरूरत तो अमेरिका और इजराइल को थी, क्योंकि वहां पे चुनाव होने कुछ महीने बाद, ईरान में तो कोई चुनाव होना नहीं है। तो जिस तरह से ईरान पूरी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए था, वो जल्दी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं था, लेकिन चीन ने बहुत बड़ी भूमिका अदाई, और मैं ये ट्रंप की बात से पूरी तरह से सहमत। कुल जमा सर, चीन ने सीधे तौर पे भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन उसके बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का जो रास्ता दिया वो मील का पत्थर साबित हो गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग में पाकिस्तान के लिए तय हो गया है। और इसमें सर बहती गंगा में हाथ पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र जैसे देशों ने भी धो लिए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, और ये मतलब कोई अब नई बात भी नहीं रही है। लेकिन सर कुल मिला के भारत की अब कूटनीति, विदेश नीति क्या होगी? और क्या सर पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री शंघाई सम्मेलन में जब गए थे, वहां रूस के राष्ट्रपति के साथ गलवहियां कर रहे थे, कार में फोटो खींच रहे थे और अमेरिका चिढ़ रहा था, क्या वो हिसाब अमेरिका ने अब इन 40 दिन में ईरान के साथ इजराइल को भिड़ा के भारत से पूरा कर लिया? भारत को भाव ना देके, पाकिस्तान को आगे लाके, पाकिस्तान के सिर सेहरा इस समझौते का, सीज फायर का बंधवा के। देखिए, जो शंघाई समिट में हुआ पिछले साल, उससे अमेरिका को ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि अमेरिका तो अपना हित देख रहा था। अमेरिका चाहता था इस युद्ध से जल्द निकले, उसे पाकिस्तान पे भरोसा था, तो उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया।
ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा था, ईरान ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। तो कोई इंसिडेंट पिछले साल हुआ हो, पिछले पिछले साल हुआ हो, उतना महत्व नहीं होता है जितना जो इंसिडेंट इस वक्त चल रहा है या चल रहा था। ईरान युद्ध चल रहा था, अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता था। उसने जितने दुनिया के 195 देश हैं उसमें उसने सब में देखा किस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता है, उसे पाकिस्तान देखा और युद्ध विराम पाकिस्तान ने करवा दिया। ये सर अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ रही थी जंग को लेके, उस भय ने सीज फायर करवाया है, या ईरान स्ट्रेट को बंद करके दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया था, उसने सर अमेरिका को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया? दो वजह कौन सी सर? एक है, हमारे पास टाइम कम है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे नियंत्रण करना डोनाल्ड ट्रंप के का पतन का कारण बना। जिस तरह से 18 जून 1815 को नेपोलियन वन, जो कि युद्ध पे युद्ध जीत रहे थे, उन्हें बैटल ऑफ वाटरलू में हराया गया, उसके बाद नेपोलियन वन का पतन हो गया। यही हाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जिस तरह से ईरान ने नियंत्रण किया, पूरी दुनिया तिलमिला गई और उसके बाद ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था बनस्पति युद्ध से जल्दी से निकले। कुल जमा सर छोटी साहब, आपसे बातचीत में एक तो साफ हो गई है, और जो दर्शक सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स स्टेट पर हिंदी के और संजीव चौहान के साथ जुड़े हैं, वो साफ तौर पे समझ गए होंगे कि ट्रंप कुछ भी करे, कोई बयानबाजी करते हैं, उन्होंने देश को, अमेरिका को और इजराइल को ईरान से भिड़ा के युद्ध में उतार दिया हो, लेकिन सर असली रणनीति चीन के हाथ में। अमेरिका ने देके पाकिस्तान को एक सिर्फ फेस के तौर पे इस्तेमाल किया है, जबकि चीन और अमेरिका करीब आए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सर मेरे ख्याल से इस बात से आप सहमत हैं, और इसी के साथ हम बात समाप्त करें। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। शुक्रिया सोडी साहब, स्टेट पर हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए ईरान और इजराइल युद्ध पे। नमस्कार।